आज का सेशन हम लोग शुरू करें। हाँ यस यस तो ठीक है, किसके किसकी कॉपी शुरू करेंगे हम लोग? सर नेंसी की कॉपी है ऐसे से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। ओके। सब मेरे पास दीपक की कॉपी है एथिक्स की। राइट राइट अमन, ये आप रणवीर, ये अपना कवर कर लें फिर आप। जी 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 श्योर सर। हाँ सर मैं स्टार्ट करूँ। ऐसे का टॉपिक है पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये सीएससी 2022 में आया हुआ ऐसे था, पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने खुद भी इसी पे लिखा था एग्जाम में। लकीली मेरे को 130 मार्क्स आए थे, शायद इसमें भी अच्छे आए। इनका क्या हम ये ऐसे स्क्रीन पे ले सकते हैं क्या योगेश, आपके सिस्टम के थ्रू? इन्होंने जो स्टार्ट किया ऐसे का, वो एक काफी अच्छी कहानी से स्टार्ट किया है। अकबर और सूफी सेंट की कहानी है। तो सूफी सेंट भी वो भी एक पोइट थे। तो उन्होंने कैसे उस कहानी को स्टार्ट किया, उन्होंने लिखा है कि रिलीजियस हार्मोनी का उन्होंने बताया, टॉलरेंस और रिलीजियस हार्मोनी की बात की। तो वो भी लेजिस्लेचर पे काम होते हैं। लेकिन इन्होंने जो आगे से लिखा है उसमें मेरे हिसाब से उतना सही नहीं लगा मुझे। बाकी बाकी जो मेंटर है वो भी कुछ बता देंगे इसके बारे में। इन्होंने जो आगे ऐसे को एक्सप्लेन किया है थोड़ा, सेकंड पेज पे सेकंड पैरा, उसमें लिखा है कमिंग टू थिंग्स, poet is specified in this topic not only the people who create poetry but also people who generate and propagate new idea in varied form। इसका यूज करके इन्होंने आगे फिर चाणक्य को, महात्मा गांधी को, एरिस्टोटल को, इन सबको लिखा है। लेकिन मैं जो ऐसे के टॉपिक से समझा था, एग्जाम में भी मैं लिख आया था इसके बारे में। तो मेजरली मैं पोएट और लेजिस्लेचर के आसपास ही रखना है इस ऐसे को। जैसे पोएट हमें बताना है कि पोएट कैसे लेजिस्लेचर का काम करता है, लेजिस्लेटर का खुद का क्या काम होता है। पोएट अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर क्यों होते हैं, एक्नॉलेज्ड क्यों नहीं होते हैं। और पोएट है वो लेजिस्लेटर को क्या मतलब क्या सिखा सकते हैं, या फिर उनके रोल में वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर लिखने थे ऐसे में। लेकिन नैन्सी ने पोएट वर्ड को ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन कर दिया, और ये इन्होंने इस चीज पे इतना फोकस नहीं किया लेजिस्लेटर वर्ड पे। जबकि इस टॉपिक में पोएट एंड लेजिस्लेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इनकी वर्ड के आसपास हमें पूरा ऐसे लिखना था। जैसे सिंपली डेमोक्रेसी में देखें हम, लेजिस्लेटर के क्या रोल होता है उसमें। वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। बेसिकली उनका काम यही होता है। लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे इश्यूज वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में उठाते हैं। वहां पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, उन पॉलिसी के लिए इनपुट का भी काम करते हैं। और जो पॉलिसीज लोगों के को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ऐसे का टॉपिक इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि जो काम लेजिस्लेटर करता है, वो आजकल पोइट ज्यादा करते हैं वो काम। हालांकि पोइट है वो एक्नॉलेज लेजिस्लेटर नहीं हो सकती, क्योंकि उनको जनता चुनकर नहीं भेजती वहां पे। वो अपनी कल्पना का यूज करके वो सब काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते थे लेजिस्लेटर का काम, जैसे पॉवर्टी काफी ज्यादा है इंडिया में, और सक्सेसिव गवर्नमेंट हमेशा पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात करती है। बहुत ही कम लेजिस्लेटर है जो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेशन में उठाते हैं। जबकि उनका प्राइमरी काम होता है कि वो जनता के जो मुद्दे जो फेस करते हैं उनको उठाएं। पर वो काम पोइट करता है आजकल। अपने बहुत सारे कवियों ने लिखा है हिंदी में या इंग्लिश में। आप हिंदी के कवियों की बात को भी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट में लिख सकते हो एग्जाम में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोट करके। एक मैंने जो ऐसे में एग्जाम में लिखा था, वहां पे वो हरिशंकर परसाई की बात लिखी थी।
उनका एक बहुत सुंदर बात थी कि सरकार गरीबी को कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है, लेकिन कदम इतने ठोस हो गए हैं कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब एक सरकास्टिक वे में जो पॉइंट होते हैं वो अपनी बात कह देते हैं, जो एक्चुअली काम लेजिस्लेटर को करना होता है वो वो नहीं कह पाते हैं, लेकिन अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर के रूप में पॉइंट अपनी बात कहते हैं। ऐसे में कुछ एग्जांपल्स लिखने थे। विमेन की बात कर लो, जो डिप्रेस्ड क्लास है, महिला है, दिव्यांग लोग है, दलित है, उनके कौन से मुद्दे होते हैं। कवि आजकल बहुत सारे कवि है जो इन मुद्दों को उठाते हैं, जो लेजिस्लेटर पे काम नहीं करते। तो हमें इन सब के बारे में लिखना था कि कैसे पोएट एक लेजिस्लेटर का काम करता है, जबकि वो अनएक्नॉलेज्ड इसलिए होता है क्योंकि वो ऑफिशियल लेजिस्लेटर नहीं होता है, उसको जनता ने चुनकर नहीं भेजा होता है। और दोनों में कुछ असमानताएं भी होती है। लेजिस्लेटर के पास जो रियल ग्राउंड में क्या सिचुएशन है उसको बताना होता है। पोएट होता है, उस कवि की एक कल्पना होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो मतलब कुछ भी अपनी कल्पना से कुछ भी नए आइडियाज क्रिएट कर सकता है, उनको बता सकता है। तो पूरे ऐसे मैंने स्टार्टिंग में ऐसे करना था कि ये जो अकबर वाला इन्होंने एग्जांपल दिया है ना, अकबर और सूफी सेंट वाला, ये काफी अच्छा एग्जांपल है। यहाँ से स्टेब्लिश हो जाता है कि कैसे पोएट लेजिस्लेटर का काम करते हैं। फिर हमको छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट करने थे कि हम इस ऐसे में ये बताएंगे कि पोएट कैसे लेजिस्लेटर का रोल करता है, कैसे वो लेजिस्लेटर की हेल्प करता है उसको अपना रोल प्ले करने में। यानी एक तो खुद वो रोल प्ले करता है, एक उसकी हेल्प करता है रोल प्ले करने में। एक बताना था कि कैसे वो अनएक्नॉलेज्ड होते हैं, एक्नॉलेज्ड क्यों नहीं होते हैं। फिर आगे बताना था कि कैसे पोएट होते हैं और लेजिस्लेटर नहीं भी हो सकते हैं। अपने पहले दिन ऐसे बात की थी, सेशन जब स्टार्ट किए थे, कि टॉपिक के जो लिखा हुआ है उस पर 70% के आसपास तो उसी पे लिखना होता है, पर जहाँ भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो 20 से 30% हम टॉपिक को अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये लगा सकते हैं कि पोएट की कौन सी लिमिटेशन होती है कि एक लेजिस्लेटर का रोल प्ले नहीं कर सकता, या उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा सकता। ऐसे करके फाइनली हमें एंड करना था उसे। लेकिन इस ऐसे भी इन्होंने लिखा है सेकंड पेज में, पोएट को काफी डाइवर्सिफाई कर दिया और लेजिस्लेटिव वर्ल्ड को निग्लेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने चाणक्य का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उन्होंने पोएट का रोल प्ले किया था, जबकि मेरे हिसाब से पोएट नहीं थे। थर्ड पेज पे इन्होंने एरिस्टोटल का एग्जाम्पल दिया और नीचे शिवाजी महाराज का भी एग्जाम्पल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें करंट के जो मुद्दे है ना, जिसपे लेजिस्लेटर को काम करना होता है, पॉलिसी मेकिंग के है या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उन सबको पूरे ऐसे में कहीं भी नहीं लिखा है। एक हिस्ट्री के कुछ कुछ लोगों को उन्होंने कोट करके कुछ कुछ बातें लिखी है जो ऐसे से मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैच काफी कम होती है। फिर उन्होंने आगे चौथे पेज पे डीपीएसपी और गांधी जी को लेके आ गए। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने कैसे रोल प्ले किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे से थोड़ा सा भटकाव है, ये जो मेन टॉपिक है ना उससे अलग लिखा है नहीं। और पूरा फाइनली उन्होंने आगे तक ऐसा ही लिखा है इस सेशन। जो की रोल्स होते हैं लेजिस्लेटर के उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा। वो कैसे पोइट अपना रोल प्ले करता है या फिर कैसे पोइट हेल्प करता है। इसके लिए हिंदी के काफी कवि है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इंग्लिश में तो मुझे मतलब नहीं। अपने देश में बहुत सारे कवि गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में लिखते हैं या केवल गवर्नमेंट की पॉलिसी के फेवर में भी लिखते हैं। वो भी लेजिस्लेटर का रोल होता है कि हमेशा गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं करना होता है। उनकी अच्छी पॉलिसी या डेवलपमेंटल वर्क होता है, उसको लोगों लोगों तक अवेयरनेस फैले, इसके लिए उनके फेवर में भी बोलना होता है। अदम गोडविन नाम के एक काफी अच्छे कवि हुए हिंदी में उन्होंने खुद ने लेजिस्लेटर के रोल को बताया कि एक जन सेवक को क्या चाहिए। एक माइक रहे, एक माला रहे और 4-5 चमचे रहे। तो ये दो लाइनें आज के टाइम का जो लेजिस्लेटर है ना उसकी पूरी कहानी को बता देते हैं। आजकल वो क्या करते हैं, बस अपने आप को प्रमोट करने के लिए, पार्टी के फेवर में बोलने के लिए 2-4 लोगों को रखते हैं, एक माला रखते हैं, एक माइक रखते हैं। इसमें वो पॉइंट ये बताते हैं कि उनको ग्राउंड की का पता ही नहीं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। उनकी 2 लाइन और वो मैं बताता हूँ आपको।
कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कि आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वो बताते हैं कि आपने जो इमेजिन कर रखा है ना लोगों की सिचुएशन को, वो तो हवाई बातें हैं। ये जो आंकड़े आपने लिख रखे हैं वो झूठे और दावा है वो भी किताबी है। तो इसमें क्या किया उस पोइट ने, ग्राउंड रियलिटी से लेजिस्लेटर को अवगत कराया कि आपने जो सिचुएशन समझ रखी है वो हकीकत में है नहीं। तो पोइट का ये सबसे बड़ा काम हो गया जो लेजिस्लेटर को करना चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। हिंदी वाले एग्जांपल को भी आप एग्जाम में उस रोमन में लिख सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। डेमोक्रेसी पे भी बहुत सारे रघुवीर साहे नाम के हिंदी के पोएट, उन्होंने डेमोक्रेसी पे भी काफी कुछ बातें लिखी। तो पूरा ऐसे इसी के आसपास लिखना था मेरे हिसाब से। और इसमें दो जो कीवर्ड है मेन, वो है पोएट एंड लेजिस्लेटर। उन्हीं कोई एग्जांपल्स के थ्रू ये बताना था कि कैसे ये वाला काम उनको करना चाहिए था लेजिस्लेटर को, जबकि वो नहीं करते हैं, ये पोएट ये काम करता है, यानी कि पोएट उसका रोल प्ले करता है। इसमें हेल्थ के, एजुकेशन के, विमेन के, चिल्ड्रन के, डिप्रेस्ड क्लास के काफी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमें पोएट्स के नाम याद हो या उनके कोटेशन याद हो। सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। हमें खुद को पता है कि पावर्टी पेरिंग के बहुत सारे कवियों में बिना नाम याद है, तो हम अपनी तरफ से बना के भी कोई बात लिख सकते हैं। बस ये है कि जब एज इट इज किसी की बात को कोट करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं या अपनी मन से बनाते हैं तो उसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो मेरे हिसाब से 2021 में आया था वो सबसे सिंपल ऐसे था। और इन्होंने जो लिखा है वो टॉपिक से थोड़ा हटके लिखा है, या फिर मेरी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा। तो चूंकि ये वाला ऐसे मैं खुद एग्जाम में लिख के आया था, नंबर ठीक आए थे, तो मैं मानता हूँ कि जो मैंने समझा था वो ठीक समझा। बाकी जो मेंटर है ना वो उसको थोड़ा और बता देंगे आपको मेरे हिसाब से। ऐसे के जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में हमें कुछ जो रफ काम करते हैं उसमें कीवर्ड्स लिख लो ऐसे के। तो फिर हर कीवर्ड पे जो भी एग्जांपल्स, जो भी एनेक्डोट, कहीं भी इंडिया का या इंडिया से बाहर का कुछ भी याद आए, हिस्ट्री से याद आए या प्रेजेंट टाइम से याद आए, वो सब नोट कर लो। फिर नंबरिंग कर लो उनकी कि मैं सबसे पहले ये 1 नंबर वाला लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा। ऐसे उनको 1 से लेके 5, 7, 10 तक नंबरिंग कर लो। सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ लिखूंगा, फिर इस पे बात लिखूंगा, फिर इस पे कोटेशन लिखूंगा, इस पे पोइट का नाम लिखूंगा। ऐसे करके वो कंटिन्यूटी बनी रहती है ऐसे। आप ये वाला ऐसे पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि कहीं पे तो ब्यूरोक्रेसी की बात की है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, कहीं पे बीच में अरिस्टोटल भी आ गया, बाहर वाले लोग भी आ गए, चाणक्य आ गया बीच में। वो एक कंटिन्यूटी नहीं दिखेगी इस ऐसे में आपको, तो इसको पढ़ने में वो बिखराव लगता है। जब एग्जामिनर को पढ़ने के लिए अपनी गर्दन उठानी पड़ती है ना, इसका मतलब है कि हमने वो अच्छे से लिखा नहीं है, तो फिर वो मार्किंग अच्छे से नहीं। ऐसे में जितनी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सामने वाले को पढ़ना उतना इजी लगेगा और उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टफ वर्ड्स लिखना, टफ बातें लिखना, टफ वर्ड के कोटेशन लिखना, वो उससे नंबर नहीं मिलते। ऐसे में जितनी सिंप्लिसिटी होगी, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, उसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। और मेरा खुद का 2 सालों का एक्सपीरियंस है, नंबर दोनों बार अच्छे आए। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो इस पे, नहीं तो बाकी मिनट है वो आपको बताएं। योगेश, आपको डाउट है कुछ? ये आप जो बोल रहे हैं कि जो पोएट का जो इंटरप्रिटेशन है वो, जैसे इन्होंने बहुत वाइड रखा है इसका, तो उसका आप बोल रहे हैं कि बहुत मतलब जो लिटरल मीनिंग है उसी के आसपास रखना है, तो मतलब उसका इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से तो थोड़ा वाइड ही रखना चाहिए जैसे इन्होंने किया। उसको वाइड रख सकते हैं, पर उसमें जो दो एक कीवर्ड और है ना, लेजिस्लेटर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएट और लेजिस्लेटर दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशन चलना चलना चाहिए हर पैराग्राफ में। मतलब पैरा जहाँ पे एंड हो वहां पे ऐसा फील होना चाहिए कि ये पोएट वाला काम लेजिस्लेटर ने किया है, फिर लेजिस्लेटर वाला काम पोएट ने किया। जब तक ये कॉम्बिनेशन सही है तब तक आप कितना भी वाइड रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने किसी एक को पकड़ के फिर लिख दिया, फिर वो गड़बड़ हो सकता है। इस पूरे से में इन्होंने लेजिस्लेटर को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट किया है और पोइट को ऐसे डाइवर्सिफाई कर दिया।
गुड इवनिंग सर। या आई जस्ट सर, मैं बस जानना चाहता था कि बेसिकली ना ये वाले एस्से में मुझे पेस्टल अप्रोच देखने को मिल रहा था। तो आप क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रमोट करना, आर्ग्यूमेंट्स लिखना इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग एस्से में, या उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक एस्से में? मुझे लगता है कि उसका इतना रोल रहता है, उसे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आगे क्या लिखने वाले हैं। तो हमें भी मोटा मोटा वो मिल जाता है आइडिया कि हमें इन इन पॉइंट्स पे लिखना है। और एक वो लिंकिंग पैरा बन जाता है जहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद में सीधा हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं ना, एक कहीं ना कहीं लिंकिंग पैरा का काम करता है। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं स्टार्टिंग का वर्ड कौन सा लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो वो सबसे बड़ा रोल यही होता है कि लिंकिंग पैरा बन जाता है, हमारे पास एक बैकग्राउंड बन जाता है कि इन पॉइंट पे लिखना है। वैसे वो नेसेसरी नहीं है, काफी लोग नहीं लिखते, पर मैं उसको हमेशा लिखता आया हूँ। मैं तो उसको रफ पेज में लिखता हूँ, फिर पूरा ऐसे उसके हिसाब से लिख देता हूँ, फिर लास्ट में वो 2-3 लाइनें लास्ट में लिख देता हूँ। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, स्टार्टिंग में एक आध आर्गुमेंट ज्यादा लिख देते हैं, फिर उसका कंटेंट नहीं होता। और कई बार कंटेंट ज्यादा मिल जाता है तो आर्गुमेंट ऐसा लिखा नहीं होता, तो उसको रफ पेज में लिख लो पहले, फिर ऐसे उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर दो। फिर लगे कि यार ये वाला आर्गुमेंट इतना अच्छा नहीं है, इसको हटाना है, तो उसको हटा दो। और फिर जब फाइनली लिखो तब उसको 2 लाइनों को अच्छे से लिखो। उस एग्जामिनर को बहुत ऐसी सिंप्लिसिटी लगती है, उसको लगता है कि जैसे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। तो उन बिल्कुल, वो क्वेश्चन के एग्जांपल से पहले आर्गुमेंट से एक्सप्लेन कर देना ना, सब्सटैंशिएट कर देना, एक डायरेक्शन हाँ देता है पेपर को। हाँ, उससे फिर लिंक करने में भी इजी होता है। कई बार हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो थोड़ा सा हटके होता है कहानी, कई बार डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि अभी कई बार स्टोरी याद नहीं आती, हम थोड़ा बहुत मैच होता है वो लिख देते हैं, पर डायरेक्टली ऐसे से लिंक ना हो तो वहां पे दिक्कत होती है। ये वाली जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एक टाइप से लिंकिंग तरह का काम करते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली मेन टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। ये नहीं लिखते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन को टॉपिक पे लाने में काफी, या तो बहुत लंबा खींचना पड़ता है, या फिर हमने गलती से गलत इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया तो फिर उसका सॉल्यूशन उसको काटने के अलावा कुछ बचता नहीं है। ऐसे आप एक दो ऐसे लिख के देखोगे तो फिर आपको खुद को लगेगा कि कहीं ना कहीं वो सबके लिए सारी चीजें काम नहीं करती। आप खुद लिख के देखना, अच्छा। फिर लगेगा कि सही मैंने बैठ सर रहा एक है। पेपर सबमिट किया है ऐसे का ग्रुप पे। अच्छा, वो मैं आज फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको एक बार आप स्ट्रक्चर वाइज इवैल्यूएट कर दीजिए। अच्छा ठीक ठीक, वो पहले का किया होगा या आज किया था? हाँ, नहीं पहले किया हुआ था वो। यस सर। अच्छा वो रह गया होगा, इसमें आप भेज देना इसको। या श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। इस पे अगर हिमांशु और आयमन या राजा से कुछ ऐड करना चाहे तो सर उनकी इनपुट दे दो एक। यस यस राइट। सर आपने मोस्टली कवर कर दिया है रणवीर सर ने वो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, क्योंकि वो उसी की चीज की कमी थी कि आर्ग्यूमेंट बताए बिना अगर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं तो कंटिन्यूटी चली जाती है, इससे वो ज्यादा बेटर होता है। यस सर, आई आल्सो फील कि रणवीर ने बहुत एप्टली एड्रेस कर दिया है। सर, कैन आई रिक्वेस्ट योगेश टू ब्रिंग दिस दीपक्स पेपर ऑन स्क्रीन? सर, दीपक ने मुझे ये पेपर भेजा था और उनका एक स्पेशल क्वेरी ये था कि क्या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस स्लाइड में मैंने इनके पेपर को इवैल्यूएट किया है। दीपक, मुझे ऐसा लगा कि आपके मतलब आपको नॉलेज है और आप एड्रेस कर रहे हैं, बट कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आप फुली एड्रेस नहीं कर पा रहे आप क्वेश्चन को। जैसे अगर पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि सक्सेसफुल पीपल आर नॉट दोज हु डिड नॉट फेल, बट दोज हु परसिस्टेड इन टर्बुलेंट टाइम्स एंड केप्ट मूविंग आफ्टर अ फेलियर। सो दिस इज अ वन गुड थिंग कि आपने उससे रिलेटेड एक एथिकल टर्म निकाला फोर्टिट्यूड और उसको एक्सप्लेन किया और उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। फिर पूछा गया है इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन इन लाइफ एंड हाउ कैन एडवर्सिटी क्वेश्चन बी डेवलप। तो आपने दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्सिटी क्वेश्चन और हाउ इट कैन बी डेवलप, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे आपने अच्छे से एड्रेस किया है। ऑल्दो मुझे कहीं कहीं लगा कि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी कम लेजिबल है, मतलब कहीं कहीं वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो आप उस पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला इसका पार्ट बी है उसमें यस आपसे मैम, आई पूछा विल। गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी
but from indomitable will. Gandhi. What does strength mean to you, and how far do you agree with the given statement? How far do you agree? आप किस हद तक इससे सहमत हैं? Like, do you agree? Do you think that this statement holds true 100% of time? हर वक्त ये 100% सही होती है? तो आपको उस चीज को डिस्कस करना था और एग्जामिन करना था विद सुटेबल एग्जाम्पल. आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, बट आपने इनडोमिटेबल विल को कहीं ना कहीं ज्यादा, पूरे ही आंसर में सिर्फ इनडोमिटेबल विल की बात करी है ओवर द फिजिकल स्ट्रेंथ. ऑल्दो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे स्ट्रेंथ, फिजिकल कैपेसिटी भी कंट्रीब्यूट करती है स्ट्रेंथ को. डू यू अग्री? Yeah, yes, ma'am. Yeah. So basically, I need to divide this question in two parts, right? Not the two parts. मतलब अब वो 50-50 parts वाले नहीं होंगे two parts. मतलब 70-30%. 70-30. जी. तो आप उसको भी अगर एड्रेस करेंगे तो ये आंसर थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव लगेगा. Okay. इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, इसमें आपसे पूछा क्या, गुड गवर्नेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लॉज बट अपॉन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ दोज हु एडमिनिस्टर द लॉ. सबसे पहले आपसे पूछा है, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर व्यू. So good governance does not depend on laws at all. Only the personal qualities of those who administer the law. आपने पहले लिखा है does not depend on the laws, उसके अंदर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, और depends on personal qualities. दोनों ही बात सेम है, सेम पॉइंट्स के आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं. डोंट यू थिंक कि सिर्फ पर्सनल क्वालिटी से काम नहीं चलेगा? वी ऑल्सो नीड stringent laws for good governance. Yes. So both sides of the statement you are missing. You need to balance both sides of statement. थोड़ा सा पार्ट आप लॉस की, इफेक्टिव लॉस के ऊपर भी लिख सकते थे to bring in good governance, which is missing. Okay. तो यहाँ कहीं मुझे लग रहा है कि डिमांड थोड़ी सी और अच्छे से मीट की जा सकती है. अब थर्ड का पार्ट ए आपसे पूछा गया कि an active civil service is necessary but not sufficient. Okay, India also requires it for fulfilling the vision. Analyze the statement. आपने रोल बताया है, आपने सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म के बारे में बताया, which is good, but you did not cater to the point where they asked you that it is not sufficient. It is necessary, but it is not sufficient. Okay. So did you write something about that also कि वो sufficient क्यों नहीं है? What else is needed? ये part I think I've missed. Yes, you missed. तो इसको भी आप अगर लिखेंगे तो it will more comprehensively address the demand of the question. इसके बाद वाला क्वेश्चन है, अब आप इसमें मुझे बताइए कि what all they expected from you. Educational institutions complement the role of family and society in shaping our values. Discuss. Okay. Can digital education perform this value inculcation function effectively? What do you think they expected from you? Like, what are the subparts that they expected from you? First is, of course, role of educational institution. Okay. Complement the role of family and society in shaping our values. So educational institutions shaping, complementing the role of family and society, and in the second part, digital education performing this value education function effectively. So digital education, yeah, both for and against, na? In the second especially. Yes. Yeah. So you wrote about role of digital education and not role of digital education in light of inculcation of functions and values, value functions. And also, do you think it can and do you think it cannot? So इस पे दोनों पे पॉइंट्स आने थे कुछ कुछ. तो अगर ये एक बेसिक फ्रेमवर्क आप क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग में बना लेंगे, एंड इफ यू आर एबल टू राइट पॉइंट्स आउट ऑफ द कंटेंट दैट यू हैव ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रेमवर्क, वो जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की आपने बात की थी वो एड्रेस हो जाएगी. Okay. आई थिंक थोड़ा सा आपको और आइडिया बेटर मिला है इसके बाद. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके एनालाइज किए और जहां मैंने देखा कि कहीं कहीं मिस हो रही है डिमांड, और थोड़ा सा लेजिबिलिटी ऑफ वर्ड्स पे काम किया जा सकता है. अगर आप बहुत स्पीड में लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि कुछ अल्फाबेट्स हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं,
और पढ़ने में थोड़ा सा हम्म, मेहनत लग रहा है, तो उसको भी उसके ऊपर भी वर्क किया जा सकता है। श्योर मैम। अदरवाइज कंटेंट अच्छा है और आपको फेयर आइडिया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट ये है कि आप हर डिमेंशन को नहीं बात कर पा रहे हैं, विच आई थिंक यू कैन इम्प्रूव। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है इस पेपर में तो आप पूछ सकते हैं। मैम कैन यू प्लीज लुक एट केस स्टडीज वंस? या केस स्टडीज वाले पार्ट आई में। एक्चुअली लुक्ड एट वन ऑफ द केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। और मुझे पूछना था इसमें आपने जो सोल्यूशन दिया है वो क्या सोल्यूशन है, लाइक कैन यू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। और वो अच्छा। सोल्यूशन को भी आपने मतलब आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि आप क्यों वो सोल्यूशन लेंगे। दिस केस स्टडी ऑफ सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो आपने केस सी लिया है, स्टेप सी लिया है, वो मैं समझ नहीं पाई कि व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। Okay, so basically, ma'am, I have taken this जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो, जिसमें I will consult the Ministry of Electronics and Regulatory Authorities like TRAI, also CERT-in and NTRO to verify the claims, और उसके बाद if claim is verified तो immediately withdraw the phone। इसमें या I messed with the structure क्योंकि इसमें मेरे को वो justification वाला पार्ट ऐड करना हाँ चाहिए था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपका जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन। उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट था कि आप क्या स्टेप लेंगे और वो स्टेप आप क्यों लेंगे। तो अगर आप उसको मिस करें देन यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट। अच्छा, actually ना, the question didn't ask me to like justify my claim. It just asked, examine various options available with you for handling the issue at the hand. What will you do in the given case? बट तो यू कैन नॉट जस्ट टेल कि आई विल डू दिस विदाउट गिविंग एन एथिकल जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट। ये आपसे पूछा नहीं गया है बट ये अंडरस्टूड है, एवरीवन इज राइटिंग इट एंड यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू राइट इट विद अ एथिकल जस्टिफिकेशन। अगर आप ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू बोल देंगे कि मैं ये स्टेप लूंगा विदाउट गिविंग ए जस्टिफिकेशन, देन इट विल नॉट फेच यू गुड मार्क्स। तो और एक और चीज है कि आपने ऑल्दो यूज किया है बट और एथिकल टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करिए आप अपने आंसर्स में, केस स्टडीज में। जो यहाँ पे आपके इवैल्यूएटर ने भी पॉइंट आउट किया है कि थोड़ी और एथिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल प्रूडेंस, उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ कंपनीज फाइनेंस, द fiduciary responsibility part you can add. So you can make a list of good ethical terminologies जो कि आप ethical dilemmas और ये सब में डाल सकते हैं, तो आपको बहुत handy होंगे in times of writing these things. Okay. Structure for my case studies is good. मतलब उसमें do you find any issue or something like that? आप इसको थोड़ा और प्रॉपर बना सकते हैं, जैसे कि आपके इवैल्यूएटर ने बताया है यहाँ पे कि Merit, demerit, गिविंग citing अ या मेकिंग इन अ टैबुलर फॉर्म, वो ज्यादा आसान होता है इवैल्यूएट करना भी, और वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी लगता है राइटिंग इन अ टैबुलर फॉर्म। अच्छा, ओके। बट उससे भी कहीं ज्यादा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप स्टेप ले रहे हैं उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखें कि आप वो क्यों ले रहे हैं। और एक ही चीज मुझे अच्छी लगी कि आपने वावे कंपनी का रेफरेंस दिया अपने इंट्रोडक्शन में, तो आपने एक कंटेक्स्ट बनाया कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, सो दिस वाज अ गुड थिंग। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी? मैम कैन यू लुक एट लाइक कोड बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आई फाइंड सम इशू, तो उसका स्ट्रक्चर इज गुड और बेसिकली जस्ट अ मिनट, I think I need to read it about one of your code based. Can I explain it in another next session? Sure ma'am, sure, thank you very much. Because I have gone through these theory based questions, 1 to 4 questions. I have not seen the code based question. Okay. Yeah, sure ma'am. Thank you. Thank you very much. हिमांशु, आपको कुछ कवर करना है शायद? यस सर, GS2 की एक कॉपी थी ग्रुप पे, शायद योगेश की थी। योगेश, मैं इसमें थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक पार्ट डिस्कस करूंगा। ओके, तो इसमें आपको स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस डिस्कस करने थे जो काफी इल कंसिडर्ड है और हैप्पेजार्ड मैनर में जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक एग्जांपल हमने दे दिया डाउरी वाला, सेक्शन 498A
इवन सुप्रीम कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट कि इस सेक्शन का काफी मिसयूज किया जाता है हरास करने के लिए हस्बैंड की फैमिली को। सेकंड एग्जांपल है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, जिसको काफी ट्रिवियल केसेस में अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप एग्जांपल ले सकते हो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जो काफी न्यूज में भी चल रहा है कि एक ट्राइबल के ऊपर एक सो कॉल्ड अपर कास्ट पर्सन ने यूरिनेट कर दिया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले सकते थे यहाँ पर, कि इन लेजिस्लेशन में कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को फिक्स करना चाहिए ताकि किस केसेस में वो लगा या किस केसेस में नहीं लगा। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल आप ले सकते थे सेक्शन 295A, ये हर्टिंग ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब एक्चुअली हर्टिंग ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट कंस्टिट्यूट हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट। एक पर्सन बोल सकता है कि मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए या नहीं हुए, तो किस बेसिस पे वो लगेगा। तो जब क्वेश्चन में ये बात थी कि अब्सेंस ऑफ वेल कंसिडर्ड लेजिस्लेशंस, तो आपको वो एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने थे। मुझे लगा कि आपने यूनिफॉर्म लॉ, लैक ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेडिशन लॉ और इनका क्या आपने सजेशंस दे दी उसकी वजह। सिमिलरली जो नीड फॉर डोमेन एक्सपर्ट थी, इसमें भी आपने सजेशंस दे दिए जो कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं थी। जैसे आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट को इसमें मेंशन कर दिया, नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील को मेंशन कर दिया। इसकी वजह आपको ये मेंशन करना था कि कोऑपरेट केसेस जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सिमिलरली जो रेप के या क्राइम अगेंस्ट वुमन होते हैं उनके लिए अलग से केसेस होना चाहिए जहाँ पे वुमन जजेस ज्यादा होना चाहिए। ओके। और फिर जब हम इसके कंक्लूजन में आते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की है, तो हमारा जो कंक्लूजन होना चाहिए वो जो हमारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है उसके हिसाब से होना चाहिए। बट आपका जो आंसर है उसमें आपने लिख दिया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है उसके सोल्यूशन की वजह हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम कहीं पर डिस्कस ही नहीं की हुई। हमको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए था कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो कि डिसफंक्शनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेकंड, हमको सजेशन देना चाहिए था कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, हैप्पैजार्डली बिल पास नहीं होना चाहिए। डोमेन एक्सपर्ट वाला हमको सजेशंस देना चाहिए था कि जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है या फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, है, सेबी के पास अपीलेट ट्रिब्यूनल पावर है। ऐसे डोमेन एक्सपर्ट्स हमें दूसरी फील्ड में भी डेवलप करना चाहिए। समझे आप योगेश? हाँ सर। अब आप ट्वेल्थ का क्वेश्चन देखिए। एंटी डिफेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज बीन एबल टू एड्रेस द इश्यू ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। अब यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप करंट अफेयर को कोट करके उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते थे। जैसे कि आपने डेफिनेशन दिया है वो सफिशिएंट है, मतलब डिसेंट है। बट यहाँ पर आप वैल्यू एडिशन किस बेसिस पे कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते थे कि रिसेंटली नॉन इलेक्टोरल चेंजेस इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पुट इन क्वेश्चन अगेन फंक्शनलिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। आप समझ रहे हो कि हम इसको कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं यूज ऑफ करंट अफेयर, तो वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करेगा और कॉपी भी अच्छी दिखेगी और जी। मतलब वो ज्यादा बेटर है इस वाले क्वेश्चन में। बाकी आपका कंटेंट बिल्कुल सही है। पिछले वाले क्वेश्चन में कंटेंट में सिर्फ एक पार्ट थोड़ा सा गलत था, बाकी कंटेंट इसमें भी सही है। एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मेरे को डिस्कस करना था वो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कंपेरेटिव बात पूछी गई थी कि इलेबोरेट ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्ड फ्रॉम इज कंटेम्पररीज डिस्पाइट बीइंग पोस्ट कॉलोनियल डॉक्यूमेंट। पोस्ट कॉलोनियल डॉक्यूमेंट मतलब इंडिया जिस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ उसी के साथ में बहुत सारी दूसरी दूसरी कंट्रीज, उसी के आसपास बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट हुई और उन सबने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ जो फेसेट्स है या जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट करके हमको दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले चाइना भी इंडिया के आसपास आजाद हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उसमें चाइना अपनी इकोनॉमी को किस वे में ले गया? कम्युनिस्ट इकोनॉमी की तरफ। इंडिया ने क्या फॉलो किया? मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। ना वी टुक बेस्ट जी। ऑफ द बोथ वर्ल्ड, है ना। सिमिलरली कोरिया, कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए।
नॉर्थ कोरिया रशिया के कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, और साउथ कोरिया यूएसए के मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। उस वजह से कंट्री डिवाइड हो गई। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि जो कंट्री की स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो गई। यहाँ पर पाकिस्तान का भी अपन एग्जांपल दे सकते हैं, किस सेंस में कि हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरल पॉलिटी है। देयर इज बीन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसकी वजह से क्या, और एक और एग्जांपल है कि रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक प्रीमाइसेस। और यहाँ पर हम पाकिस्तान का एग्जांपल दे सकते थे। पाकिस्तान में वन लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उसका डिवीजन हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान में। श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते थे कि हमारी जो पॉलिटी थी इंडिपेंडेंस के बाद, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट किया, वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर से ज्यादा डिफरेंट नहीं था। उसी में फाइन ट्यूनिंग थी। हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया था, बट हमने उसको फाइन ट्यून किया इंडियन सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से। बट श्रीलंका थोड़ा सा अलग गया, उन्होंने दो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेने की कोशिश करी, प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर दोनों की इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी। इसकी वजह में उनकी जो पॉलिटी थी वो एक्सपीरियंस्ड नहीं थी उस फील्ड में। इसकी वजह से क्या हुआ, वहां की जो गवर्नमेंट थी इनस्टेबल हो गई। सिमिलरली रोल ऑफ आर्मी भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल अच्छा दिया, पर उसके बाद थोड़ा सा आपने थोड़ा सा डाउन कर दिया उसको। इसको आप देख सकते थे, समझ में आया आपको सर जी? क्वेश्चन 14 में बताइए। जो कंपैरिजन करने को बोला है, उसमें सिर्फ जी जी। जो उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट हुए थे पोस्ट कॉलोनियल हाँ हाँ नेशन, उनसे ही करना है या फिर जो हाँ हाँ, उन्हीं से ही करना है, दूसरे उन्हीं थे? से ही करना है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म उसी के बाद आया। हमने पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट के, हमारे इंडिपेंडेंस के आसपास अफ्रीकन कंटिनेंट इंडिपेंडेंट हुआ। ईस्ट जो इंडो चाइना है, वियतनाम है, कोरिया है, वो इंडिपेंडेंट हुए। तो सबने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कैसे अलग है। आप पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 में फ्रीबीज वाला जो क्वेश्चन था, आपने फ्रीबीज को अच्छे से डिफाइन कर दिया। बट क्वेश्चन का जो की वर्ड है वो है डू मोर हार्म। तो इसमें स्ट्रक्चरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन ने ज्यादा इंपॉर्टेंस हार्म को दी है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरिंग में पहले उसको डिस्कस करना है कि फ्रीबीज से हार्म क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो गुड डन बाय फ्रीबीज में आपने डीपीएसपीज को मेंशन कर दिया, जैसे कि एम्पावरिंग द डिसएडवांटेज पीपल, और नीचे प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू फिजिकली डिसेबल्ड एंड ओल्ड एज पीपल। तो ये फ्रीबीज में के डेफिनेशन में नहीं आते, दीज आर डीपीएसपीज। ठीक है, ये जो थर्ड आपने जो पॉइंट लिखा है कि टू एंश्योर डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सम सोशल लाइक फार्म लोन वेवर, ये फ्रीबी है मीन्स। बाकी डीपीएसपी फ्रीबी के डेफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, तो इसमें एक तो स्ट्रक्चरिंग का ध्यान रखो, और एक ये कि डीपीएसपी कभी फ्रीबी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। उस चीज का ध्यान रख लेना इसमें बस। बाकी इस क्वेश्चन का भी कंटेंट अच्छा है। सिमिलरली स्ट्रक्चरिंग में जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपने आपने क्या किया कि सारी जो आपकी जो आंसर्स है उसमें आपने कीवर्ड्स जो है वो क्वेश्चन से उठाए। ये बहुत अच्छी बात है। जो कीवर्ड्स होने चाहिए, जो हेडिंग्स होनी चाहिए, वो क्वेश्चन से होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर दो नीचे। बट यहाँ पर आप उसको एक्सट्रीम पे लेते गए क्वेश्चन नंबर 17 में, कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही कोट कर दिया कि हाउ एवर द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल बी शेप्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। इसकी बजाय आप बेटर हेडिंग होती कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडियाज फ्यूचर। तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हेडिंग होती है और ज्यादा जेनेरिक होती है, क्योंकि हमको कीवर्ड क्वेश्चन, हमको जो हेडिंग्स बनानी है वो क्वेश्चन से ही बनानी है, बट उसको एकदम भी एक्सट्रीम नहीं ले जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरे को आपको आइडेंटिफाई करवाने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा योगेश। हाँ सर। यस सर। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है? सर पेपर कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इस बार, मतलब ये फुल लेंथ लिखा था मैंने, इसमें 17 के हाँ आसपास हाँ। कर पाया था। देखो उसमें तो वो वाला क्या है कि कैसे वो मैनेज किया? प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। मतलब मैंने ग्रुप में भी देखा था, किसने डाला था कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पर आ नहीं पा रहा है। बट इसका मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती थी कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। बट ये चीज प्रैक्टिस के अलावा इसका और कोई ऑप्शन नहीं। दिक्कत ये है। और अगर जैसे कि 2-3 क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करके आप उसमें टाइम बचा सकते हो। जैसे कि
अगर आपने चार्ट बना दिया या फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट बनाने के बाद क्या होता है कि आपको जो राइटिंग स्पेस होता है वो अच्छा कवर होता है, और आप अच्छे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट भी उसमें कवर कर लेते हो, तो आपका वहां पे टाइम बचता है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन में हो सके इनोवेटिव होने की कोशिश करो, तो उसकी वजह से आपको दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सर और कोई मैं दिक्कत? सोच रहा था कि थोड़ा सा मतलब शायद मैं वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा नहीं नहीं, वर्ड थोड़े वर्ड कम लिमिट करने आपकी की कोशिश बिल्कुल करूँ। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं उसमें क्या है कि आपके जो स्पेस बिटवीन जो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी अप्रोप्रिएट है, आप उसको मेंटेन करो और वर्ड लिमिट नहीं एक्सीड नहीं हो। अगर आप उसको कम करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कम लिखा, और आप वहां पर ब्लैंक स्पेस नहीं दिखाना चाहते एग्जामिनर को। और कोई क्वेश्चन होगा नहीं आपका? सर, थैंक यू। ओके। मेरे ख्याल से हो गए सभी के जो आंसर कवर होने थे। जी सर। हमारे साथ एक और मेंटर हैं, कीर्ति। कीर्ति, अगर आप सुन रही हो, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकती हैं। Good evening, sir. Good evening, everyone. My name is Kirti, and this is my first session. So, sir, abhi to I have nothing to add, but in the coming sessions, I'll definitely give my input. And thank you very much for adding me here for this cause. And हेमन को मैं जानती हूँ, बाकी रणवीर, हिमांशु, हाय, हम लोग सब साथ में मिलके 23 वाले बैच के बच्चों को हेल्प करेंगे। ओके, तो सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। जी सर। ओके, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।